हेलो दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा प्रो। एफआरएसआर की सीरीज में आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे, डेपुटेशन। ठीक है। डेपुटेशन थोड़ा बड़ा टॉपिक है, कम से कम ये 2 लेक्चर में ये जाएगा, फिर इसके बाद डेपुटेशन ऑन फॉरेन सर्विस। तो डेपुटेशन का जो टॉपिक होगा, डेपुटेशन प्लस डेपुटेशन इन फॉरेन सर्विस मिला के 3 लेक्चर में ये जाएगा। काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पूरी सर्विस आपको इसकी गाइडलाइन की जरूरत पड़ती रहेगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सवाल हर साल इससे आते हैं। तो इसको इसकी एक एक बारीक प्रोविजन को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जरूरी यही है कि डेपुटेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है। डेपुटेशन का मीनिंग समझेंगे तभी आगे की चीजें समझेंगे। कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अपने जब पेरेंट कैडर में वो अपॉइंट होता है, पेरेंट कैडर का मतलब जिस भी कैडर में वो इनिशियली अपॉइंट हुआ है वो उसका पेरेंट कैडर कहलाता है। ठीक है। पेरेंट कैडर के किसी भी पोस्ट पे जब वो अपॉइंट होता है तो पेरेंट कैडर में वो उसी पोस्ट के में उस पोस्ट पे उसकी ड्यूटी क्या होगी वो सारी चीजें डिफाइन रहती है। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए पेरेंट कैडर सीएसएस वालों का, सीएसएस उसका कैडर है, एएसओ की पोस्ट पे कोई अपॉइंट हुआ तो एएसओ की पोस्ट पे उसका जो है कि ड्यूटी क्या होगा वो उसका डिफाइन रहता है और वो पेरेंट कैडर में रहते हुए अपने एएसओ के पोस्ट पे ही काम करेगा। ठीक है। आगे प्रमोशन होगा, एसओ की पोस्ट पे काम करेगा। तो जिस जिस पोस्ट पे उसका प्रमोशन होता जाएगा वो उसको जो है कि उसी में काम करता रहेगा। हर एक पोस्ट का एक जो होता है फील्ड ऑफ डिप्लॉयमेंट होता है। पेरेंट कैडर में किस पोस्ट पे कौन डिप्लॉय होगा वो सारी चीजें डिफाइन रहती है। जो एएसओ की पोस्ट पे अपॉइंट हुआ है उसकी ड्यूटी एएसओ की पोस्ट से ही रिलेटेड रहेगी। जो एसओ की पोस्ट पे अपॉइंट हुआ वो एसओ की जो ड्यूटी होगी वो करेगा। ये उनका नॉर्मल फील्ड ऑफ डिप्लॉयमेंट होता है कि ये इससे बाहर जो है कि नहीं काम करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसको अपॉइंटमेंट आउटसाइड पेरेंट कैडर किया जाता है, आउटसाइड पेरेंट कैडर। और जब भी किसी का अपॉइंटमेंट आउटसाइड पेरेंट कैडर किया जाता है इसी को बोला जाता है एक्स कैडर। एक्स कैडर माने गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने कैडर से बाहर कहीं उसका अपॉइंटमेंट किया गया है। ठीक है। तो जब किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो अपॉइंटमेंट है अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में, 3 चीजें ध्यान देने वाली बात है डेपुटेशन की डिफिनेशन में। पहला कि उसका अपॉइंटमेंट आउटसाइड पेरेंट कैडर हो, मतलब एक्स कैडर पे उसका अपॉइंटमेंट हो रहा है। दूसरा, पब्लिक इंटरेस्ट में वो अपॉइंटमेंट हो रहा है। और तीसरा, जो उसका नॉर्मल फील्ड ऑफ डिप्लॉयमेंट है, नॉर्मल फील्ड ऑफ डिप्लॉयमेंट के आउटसाइड उसका अपॉइंटमेंट हो रहा है। जैसे मैंने बताया ना, कोई मान लीजिए सेक्शन ऑफिसर है, अपने कैडर में सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पे जो उसका नॉर्मल फील्ड ऑफ डिप्लॉयमेंट है उसके हिसाब से वो ड्यूटी कर रहा है। यही मान लीजिए एम्स में डेपुटेशन की पोस्ट निकली, एम्स में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट निकली, या पासपोर्ट ऑफिस में भी बहुत सारे निकलते रहते हैं ऐसे। अब यहाँ पे क्या हुआ, एम्स उसका कैडर नहीं है, एम्स उसके लिए एक्स कैडर हो गया क्योंकि उसका कैडर क्या था, सीएसएस कैडर था। ठीक है। तो पहला क्या हो गया, उसका जो अपॉइंटमेंट हुआ वो एक्स कैडर में हुआ, मतलब आउटसाइड पेरेंट कैडर में हुआ। दूसरा, पब्लिक इंटरेस्ट में हुआ। ठीक है। एम्स क्या करता है, एडवर्टाइजमेंट निकालता है, वैकेंसी निकालता है, लोग अप्लाई करते हैं, उनका एक प्रॉपर तरीके से सिलेक्शन होता है, देन उसका अपॉइंटमेंट होता है। तो ऐसे इसको, ऐसे अपॉइंटमेंट को पब्लिक इंटरेस्ट अपॉइंटमेंट बोलते हैं। और तीसरा, उसकी जो ड्यूटी होगी एम्स के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पोस्ट पे काम करने की, वो उसके नॉर्मल जो फील्ड ऑफ डिप्लॉयमेंट था उसका एसओ की पोस्ट पे, उससे आउटसाइड होगी। ठीक है। तो जब भी किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो अपॉइंटमेंट है पब्लिक इंटरेस्ट में, उसके नॉर्मल फील्ड ऑफ डिप्लॉयमेंट्स इसके आउटसाइड अगर उसके कैडर से बाहर कहीं पे भी उसको अपॉइंट किया जाता है उसको डेपुटेशन बोला जाता है। तो 3 चीजें हैं डेपुटेशन में। पहला, उसका अपॉइंटमेंट उसके आउटसाइड कैडर पोस्ट पे है,
दूसरा पब्लिक इंटरेस्ट में अपॉइंटमेंट है, और तीसरा उसकी जो ड्यूटी है जहां अपॉइंट कर रहा है वो उसके नॉर्मल फील्ड ऑफ डिप्लॉयमेंट के बियॉन्ड है, उसके बाहर। ठीक है, तो ऐसे अपॉइंटमेंट को, ऐसे ट्रांसफर को डेपुटेशन कहा जाता है। ठीक है, डेपुटेशन इज ए काइंड ऑफ टेम्परेरी ट्रांसफर। तो ट्रांसफर पे जो टीए रूल में टीटीए वगैरह मिलता है वो सब डेपुटेशन पे भी मिलता है। ठीक है, ये चीज है। अब सवाल यह है कि डेपुटेशन पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहां कहां अपॉइंट हो सकता है। ये तो बात हो गई कि अपने कैडर के बाहर वो एक्स कैडर के पोस्ट पे अपॉइंट हो रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट में अपॉइंट हो रहा है, और अपनी नॉर्मल फील्ड ऑफ डिप्लॉयमेंट के बाहर अपॉइंट हो रहा है। कहां कहां अपॉइंट हो सकता है? वो किसी भी पोस्ट पे जो उसके सेम ऑफिस में है उस पे भी अगर डेपुटेशन की पोस्ट निकली है उस पे भी अपॉइंट हो सकता है, अदर सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी दूसरे ऑफिस में भी अपॉइंट हो सकता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट के भी किसी भी ऑफिस में अपॉइंट हो सकता है। लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई अपने पेरेंट कैडर में भी क्या डेपुटेशन के लिए एलिजिबल होता है कि नहीं होता है? तो बिल्कुल होता है। ठीक है, जैसे कोई ऑफिस है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय एसओ की पोस्ट पे काम कर रहा है, उसी ऑफिस में अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट निकल गई तो वो कर सकता है, क्योंकि ये उसके नॉर्मल फील्ड ऑफ डिप्लॉयमेंट के बियॉन्ड है, आउटसाइड है। ठीक है, तो वो कर सकता है। तो कहने का मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉई अपने खुद के ऑफिस में भी, खुद के कैडर में भी अगर कोई डेपुटेशन की पोस्ट निकली है जो उसके नॉर्मल फील्ड ऑफ डिप्लॉयमेंट से अलग है तो वो उस पे भी अपॉइंट हो सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी दूसरे ऑफिस में कोई डेपुटेशन की पोस्ट है, वहां पे अपॉइंट हो सकता है, और स्टेट गवर्नमेंट में भी कोई डेपुटेशन की पोस्ट निकली है तो वहां पे भी अपॉइंट हो सकता है। साथ ही साथ वो फॉरेन सर्विस में भी अपॉइंट हो सकता है। फॉरेन सर्विस का मतलब क्या होता है? अगर उसका अपॉइंटमेंट किसी ऐसे बॉडी में हो रहा है, वो ऐसे किसी बॉडी में डेपुटेशन पे जा रहा है जहां पे उसका जो पे एंड अलाउंसेज है वो ना तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ड्रॉ हो रहे हैं, ना तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, और ना ही कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूटी से। जब वो गवर्नमेंट में काम करता है तो उसका पे एंड अलाउंसेज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट में जाएगा तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, या यूटी गवर्नमेंट में जाएगा तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूटी से उसका पेमेंट होता है। तो जब भी उसके पे एंड अलाउंसेज का पेमेंट कंसोलिडेटेड फंड से होगा तो उसको डेपुटेशन बोला जाएगा, डेपुटेशन ऑन फॉरेन सर्विस नहीं बोला जाएगा। डेपुटेशन ऑन फॉरेन सर्विस का मतलब ये होता है कि वो ऐसे बॉडी में अपॉइंट हुआ है जहां पे उसका पे एंड अलाउंसेज का जो पेमेंट हो रहा है वो कंसोलिडेटेड फंड से नहीं होता है, हो रहा है। ठीक है, अब ये जो ऐसी बॉडी होती कौन है? ये गवर्नमेंट की ही बॉडी होती है, लेकिन मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट का पार्ट नहीं होती है। जैसे अगर उसका ऑटोनॉमस बॉडी में कहीं पे अपॉइंटमेंट हो गया, या ऐसी बॉडी जो होली या सब्सटेंटिवली गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड की जा रही है या गवर्नमेंट से कंट्रोल्ड है। ठीक है, तो ऐसी जगह जब उसका अपॉइंटमेंट हो जाता है तो उसको डेपुटेशन ऑन फॉरेन सर्विस बोला जाता है, क्योंकि ये सारी बॉडीज, ये इनको डायरेक्टली कंसोलिडेटेड फंड से इनको बजट नहीं अलॉटमेंट होता है, बल्कि ये जिस मिनिस्ट्री के अंडर में ये होती हैं वो मिनिस्ट्री इनको ग्रांट इन एड देती है, और इसी ग्रांट इन एड से ये अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देते हैं। ठीक है, तो दोनों के बीच का फर्क समझना पहले जरूरी है कि डेपुटेशन मींस क्या होता है और डेपुटेशन ऑन फॉरेन सर्विस मींस क्या होता है। ठीक है, तो जब अपने ही डिपार्टमेंट में वो डेपुटेशन पे जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी दूसरे डिपार्टमेंट में डेपुटेशन पे जाए, या स्टेट गवर्नमेंट में या यूटी गवर्नमेंट में अगर वो डेपुटेशन पे जाए, तो यहाँ पे सारा पेमेंट उसको कंसोलिडेटेड फंड से होगा, तो ऐसे को डेपुटेशन बोला जाएगा। लेकिन वो ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में डेपुटेशन पे गया जहां पे उसका जो पे एंड अलाउंसेज है वो कंसोलिडेटेड फंड से उसको पेमेंट नहीं हो रहा है, तो इसको डेपुटेशन ऑन फॉरेन सर्विस बोला जाता है। और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते कौन है? जिनको नॉर्मली एक सब्सटेंटिवली उनको क्या होता है, एक ऑटोनॉमी मिली होती है। ठीक है, एक लेकिन उनका जो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है वो किसी न किसी मिनिस्ट्री के अंडर में, जैसे एम्स क्या है, हेल्थ मिनिस्ट्री का एक ऑटोनॉमस बॉडी होता है। एम्स खुद भी बहुत सारे रेवेन्यू जनरेट करता है और इसको हेल्थ मिनिस्ट्री से ग्रांट मिलता रहता है।
तो उसी से ये अपने एम्प्लॉइज को पेमेंट करता है। इनका पेमेंट कभी भी कंसोलिडेटेड फंड से नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे को डेपुटेशन ऑन फॉरेन सर्विस बोला जाता है। ठीक है, दोनों के बीच का ये डिफरेंस है। अगली बात है कि पीरियड ऑफ डेपुटेशन कितना होता है, कि कोई कितने समय तक डेपुटेशन पे रह सकता है। तो नॉर्मली वो जिस पोस्ट पे डेपुटेशन पे जा रहा है उसके आरआर रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से होता है। जैसे मैंने बताया ना, अगर वो एम्स के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट पे डेपुटेशन जा रहा है तो एम्स के में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट का एक रिक्रूटमेंट रूल बना होगा, और रिक्रूटमेंट रूल में ये मेंशन रहता है कि कोई भी डेपुटेशन पे आएगा तो उसका टेन्योर कितना होगा, उसको कहां तक एक्सटेंड किया जा सकता है, ये सारी चीजें रिक्रूटमेंट रूल में मेंशन। ठीक है, तो पीरियड ऑफ डेपुटेशन मतलब कोई उस पोस्ट पे कितने दिनों तक डेपुटेशन पे रह सकता है, ये उसके रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से होता है। अगर मान लीजिए किसी भी रिक्रूटमेंट रूल में मेंशन नहीं है पीरियड ऑफ डेपुटेशन, तो ऐसे केस में जो डेपुटेशन का जो पीरियड होगा वो 5 इयर्स होता है। ठीक है, अगर आरआर में क्लियरली मेंशन है कि डेपुटेशन का पीरियड इतना होगा तो वही होगा, कुछ भी मेंशन नहीं है तो डेपुटेशन का जो पीरियड होता है वो 5 साल के लिए होता है। ठीक है, अब सवाल यह है कि क्या इस डेपुटेशन के पीरियड का एक्सटेंशन भी हो सकता है, मतलब जो पीरियड उसके रिक्रूटमेंट रूल में मेंशन है या नहीं मेंशन है, तो 5 ईयर नॉर्मल टेन्योर होता है, तो क्या इसका एक्सटेंशन भी हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। लेकिन एक्सटेंशन के लिए कुछ लोगों की कंसेंट की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला कंसेंट चाहिए लेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन का। लेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन माने जिस ऑर्गेनाइजेशन ने उसको डेपुटेशन पे भेजा था, मतलब पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का कंसेंट चाहिए। बिना पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के कंसेंट के डेपुटेशन एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। दूसरा, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है इसका भी कंसेंट चाहिए। अगर वो चाह रहा है कि उसका डेपुटेशन एक्सटेंड किया जाए तभी एक्सटेंड होगा, जबरदस्ती नहीं होगा। और तीसरा, अगर उस केस में, उस डेपुटेशन के केस में यूपीएससी की एडवाइस की जरूरत है या एसीसी जो अपॉइंटमेंट कैबिनेट कमेटी है इनके एडवाइस की जरूरत है या इनकी रिकमेंडेशन की जरूरत है, तो इनकी भी रिकमेंडेशन या कंसेंट ली जाएगी, तभी एक्सटेंशन किया जाएगा। एक्सटेंशन हो कितना सकता है, अगर हम नॉर्मल टेन्योर 5 ईयर माने तो अप टू 6th ईयर तक, 1 साल तक अगर उनको डेपुटेशन को एक्सटेंड करना है, तो जो भी बारोइंग ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इनका तो कंसेंट ले लिया, जो बारोइंग ऑर्गेनाइजेशन है उसका सेक्रेटरी जो है कि उनका एक्सटेंशन कर सकते हैं। और अगर स्टेट गवर्नमेंट में गया है तो उनके चीफ सेक्रेटरी के पास पावर होती है कि चीफ सेक्रेटरी उसका एक्सटेंशन कर सकते हैं। लेकिन वही है, कंसेंट ले करके, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन से कंसेंट लेके करेंगे। ठीक है, और इसी को अप टू अगर 7th ईयर तक एक्सटेंशन करना है, ऐसे केस में क्या होगा, जो बारोइंग ऑर्गेनाइजेशन है इसके मिनिस्टर की अप्रूवल से जो है कि डेपुटेशन का एक्सटेंशन किया जा सकता है। ठीक है, समझिएगा, नॉर्मल टेन्योर 5 ईयर, नॉर्मली 5 ईयर ही रखा जाता है रिक्रूटमेंट रूल में, लेकिन अगर इससे आगे पीछे भी हो सकता है। एक्सटेंशन करना है तो कुछ लोगों के कंसेंट चाहिए। कंसेंट के बाद बारोइंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि अगर 6th ईयर तक उसका एक्सटेंशन करना चाह रहा है तो वो सेक्रेटरी के अप्रूवल से कर सकता है, या स्टेट गवर्नमेंट में डेपुटेशन पे है तो चीफ सेक्रेटरी के अप्रूवल से। 7th ईयर तक एक्सटेंशन करना है तो उसी बारोइंग ऑर्गेनाइजेशन का मिनिस्टर उसको जो है कि अप्रूवल दे करके एक्सटेंशन कर सकता है। क्या बियॉन्ड 7 ईयर भी एक्सटेंशन हो सकता है, 7 साल के बाद भी एक्सटेंशन हो सकता है? तो रूल ये कहता है कि रेयर एंड एक्सेप्शनल केसेज में अलाउड है। रेयर और एक्सेप्शनल केसेज में ये जो है कि अलाउड है। ठीक है, और ऐसे केस में अगर किसी का 7 साल के बियॉन्ड अगर कोई एक्सटेंशन करना है तो ये बारोइंग ऑर्गेनाइजेशन का मिनिस्टर की अप्रूवल के बाद मैटर डीओपीटी को भेजा जाएगा। डीओपीटी इसमें फाइनल डिसीजन लेगा। ठीक है, और ये प्रपोजल टेन्योर एक्सपायर होने के 6 महीने पहले डीओपीटी के पास पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा डेपुटेशन का टेन्योर क्या होता है, उसकी एक्सटेंशन कैसे हो सकती है, इसके बारे में। अगला है मैक्सिमम एज लिमिट।
गवर्नमेंट ने डेपुटेशन पर जाने की मैक्सिमम एज लिमिट भी फिक्स की है। ये एज जो होता है, जो डेपुटेशन की जो क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन होता है, क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, उस डेट में उनकी एज निकाली जाती है। इसमें बोला गया है कि अगर कोई पोस्ट एसएजी लेवल माने सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड लेवल, जो पे लेवल 14 होता है, एसएजी लेवल एंड एबव के लिए जो मैक्सिमम एज रखा गया है वो 58 ईयर्स का रखा गया है। ठीक है, मतलब एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट को अगर कोई 58 ईयर्स या उससे कम का उसका एज है, तभी वो लेवल 14 एंड एबव के लिए अप्लाई कर सकता है डेपुटेशन। अगर 58 ईयर्स से ज्यादा की अगर एज हो गई है तो ऐसे केस में वो नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर यही बेलो एसएजी लेवल की बात करें अगर हम, तो ऐसे केस में ये 56 ईयर्स की एज रखा गया है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम एज है एज ऑन डेट ऑफ क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। इस एज से या उससे कम का एज है तो डेपुटेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इससे ज्यादा की एज है तो नहीं कर सकते। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कूलिंग ऑफ पीरियड। कूलिंग ऑफ पीरियड का मतलब क्या होता है? कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब अपॉइंट करती है गवर्नमेंट, तो वो चाहती है कि उसकी मैक्सिमम सर्विसेज उसके पेरेंट कैडर में रहे। ठीक है, क्योंकि पेरेंट कैडर ने उसको अपॉइंट किया है तो अपनी जरूरतों के लिए, अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए उसे अपॉइंट किया है। लेकिन चूंकि डेपुटेशन एक पब्लिक इंटरेस्ट का अपॉइंटमेंट है, इसीलिए डेपुटेशन में वो पेरेंट कैडर से बाहर जाके एक्स कैडर में भी सर्विसेज दे सकता है। लेकिन दो डेपुटेशन के बीच एक गैप रखा जाता है कि एक डेपुटेशन पे आप गए, वहां से वापस आए, तो एक सर्टेन टाइम तक पहले आप पेरेंट कैडर में फिर अपनी सर्विसेज दीजिए, फिर दोबारा जाइए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो पता लगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अपॉइंट तो पेरेंट कैडर ने किया और वो सर्विसेज पूरी की पूरी अपनी एक्स कैडर को दे रहा है, मतलब आउटसाइड कैडर दे रहा है। इसीलिए डेपुटेशन की गाइडलाइन में ही कूलिंग ऑफ पीरियड का भी प्रोविजन रखा गया है और ये मैंडेटरी होता है। ठीक है, मैंडेटरी होता है कूलिंग ऑफ पीरियड। हालांकि इसको रिलैक्स अगर करना है तो जो कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो इसको रिलैक्स भी कर सकता है सर्टेन केसेज में। अब ये कूलिंग पीरियड होता क्या है? जेएस एंड बेलो के अगर ऑफिस पोस्ट पे अगर कोई डेपुटेशन का मामला है तो कूलिंग पीरियड 3 इयर्स का होता है। मतलब अगर लेवल 14 और उससे नीचे की पोस्ट का जो है कि डेपुटेशन है, तो एक डेपुटेशन पे जाएंगे, वापस जब पेरेंट कैडर में आएंगे तो कम से कम 3 साल उन्हें पेरेंट कैडर में रुक के काम करना पड़ेगा। देन दोबारा वो जो है कि अगले डेपुटेशन के लिए जा सकते हैं। ठीक है, ये चीज। एडिशनल सेक्रेटरी लेवल का जो पोस्ट होता है उसके लिए जो कूलिंग पीरियड है वो 1 ईयर का होता है। ठीक है, और सेक्रेटरी लेवल का या स्पेशल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट जो पोस्ट होते हैं, इस पे कोई भी कूलिंग पीरियड नहीं होता है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कूलिंग पीरियड मींस आप डेपुटेशन से वापस आओगे तो पेरेंट कैडर में कम से कम इतना सर्विस आपको देना होगा, देन अगली बार डेपुटेशन पे आप जा सकते हैं। तो ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड बेलो लेवल के ऑफिसर के लिए पोस्ट के लिए 3 इयर्स का कूलिंग पीरियड होता है। एएस लेवल के ऑफिसर के लिए 1 साल का कूलिंग पीरियड होता है और सेक्रेटरी लेवल के लिए कोई कूलिंग पीरियड नहीं होता। ठीक है, कूलिंग पीरियड का जो प्रोविजन है मिनिस्टर के पर्सनल स्टाफ के लिए अलग प्रोविजन बनाया गया है कि अगर पर्सनल स्टाफ ऑफ मिनिस्टर किसी का अपॉइंटमेंट, क्योंकि ये भी डेपुटेशन की ही पोस्ट होती है, क्योंकि ये उसके नॉर्मल फील्ड ऑफ डिप्लॉयमेंट से अलग होता है। ठीक है, तो अगर किसी का मिनिस्टर के पर्सनल स्टाफ में जो है कि अगर अपॉइंटमेंट होना है तो क्या ऐसे केस में भी कूलिंग पीरियड होता है? तो नहीं, कूलिंग ऑफ पीरियड इनके लिए नहीं होता है, इनके ऊपर अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो ऑलरेडी कहीं डेपुटेशन पे है,
एक सिचुएशन ये हो सकता है कि डेपुटेशन पे है, यहीं से उसको मिनिस्टर के पर्सनल स्टाफ में अपॉइंट किया जाए। दूसरा ये है कि वो डेपुटेशन से वापस आया है लेकिन अभी कूलिंग ऑफ पीरियड उसका कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, और इसको मिनिस्टर के पर्सनल स्टाफ में अपॉइंट करना है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है। तीसरी सिचुएशन क्या है, वो किसी भी मिनिस्टर के पर्सनल स्टाफ में ऑलरेडी है और वहीं से मिनिस्टर के पर्सनल स्टाफ में उसको अपॉइंट करना है। तीनों सिचुएशन अलग अलग है। पहला, वो किसी एक्स कैडर पोस्ट में डेपुटेशन पे है, वहीं से अगर किसी भी मिनिस्टर के पर्सनल स्टाफ में उसे अपॉइंट होना है। दूसरा, वो पेरेंट कैडर में है लेकिन उसका कूलिंग ऑफ पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ है और उसको मिनिस्टर के पर्सनल स्टाफ में अपॉइंट होना है। तीसरा, वो ऑलरेडी किसी मिनिस्टर के पर्सनल स्टाफ में डेपुटेशन पे है और वहीं से डायरेक्टली उसको मिनिस्टर के पर्सनल स्टाफ में उसको जो है कि अपॉइंट करना है। इन तीनों सिचुएशन में कोई कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं होता है। मतलब अगर कूलिंग ऑफ पीरियड कंप्लीट है तो भी ठीक है, नहीं है तब भी उसे जो है कि अपॉइंट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो पहले केस की अगर हम बात करें कि वो डेपुटेशन पोस्ट पे है और मिनिस्टर के पर्सनल स्टाफ में अपॉइंट हो गया, तो जितने दिन तक वो मिनिस्टर के पर्सनल स्टाफ में रहेगा, उसके बाद यहां से वो वापस अपने पेरेंट कैडर में उसको आना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, कूलिंग ऑफ पीरियड कंप्लीट नहीं है, वो पेरेंट कैडर में है, तो ऐसे केस में भी वो मिनिस्टर के पर्सनल स्टाफ में अपॉइंट हो जाएगा और इसका टेन्योर पूरा हो जाएगा तो वापस वो पेरेंट कैडर में आ जाएगा। तीसरा, अगर किसी मिनिस्टर के पर्सनल स्टाफ में है, वो वहां से भी डायरेक्टली किसी दूसरे मिनिस्टर के पर्सनल स्टाफ में अपॉइंट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके ऊपर एक कंडीशन लगाई गई है। क्या कंडीशन है कि पूरी तमाम मिनिस्टर के पर्सनल स्टाफ का अगर उसका टेन्योर होगा तो मैक्सिमम सीलिंग 10 ईयर की है। मतलब अपनी पूरी इंटायर सर्विस में वो डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्टर के पर्सनल स्टाफ में मैक्सिमम 10 साल तक ही डेपुटेशन पे रह सकता है और इस 10 साल में भी मैक्सिमम 5 इयर्स तक वो मिनिस्टर के या तो पीएस, पर्सनल सेक्रेटरी या ओएसडी के तरह अपॉइंट हो सकता है, ठीक है। इसको समझिए। कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर मिनिस्टर के पर्सनल स्टाफ में डेपुटेशन पे जा रहा है, ठीक है, तो वो मैक्सिमम 10 इयर्स तक ही डेपुटेशन पे मिनिस्टर के पर्सनल स्टाफ के में अपॉइंट हो सकता है, जिसमें मैक्सिमम 5 ईयर तक वो मिनिस्टर के पीएस या ओएसडी के तौर पे अपॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि पर्सनल स्टाफ में और अदर भी पोस्ट होते हैं, एडिशनल पीएस, एडिशनल उनके पीए, तमाम पोस्ट होते हैं, अदर पोस्ट पे वो अपॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। तो पूरी सर्विस में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय मिनिस्टर के पर्सनल स्टाफ में मैक्सिमम 10 इयर्स तक अपॉइंट हो सकता है डेपुटेशन पे, जिसमें से वो पीएस या ओएसडी के पोस्ट पे मैक्सिमम 5 इयर्स तक, ठीक है, ये चीज है। अगला है एलिजिबिलिटी, कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय डेपुटेशन के लिए कब एलिजिबल होता है, ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने पेरेंट कैडर में अपॉइंट हो गया, पेरेंट कैडर में एक सर्टेन ईयर की सर्विस के बाद ही वो डेपुटेशन के लिए एलिजिबल होता है, ठीक है। तो पेरेंट कैडर में वो कम से कम कंप्लीटेड 9 इयर्स ऑफ सर्विस। गवर्नमेंट ने कहा है कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अब पेरेंट कैडर में अपॉइंट होते ही डेपुटेशन के लिए एलिजिबल नहीं हो जाएगा, उसे अपने पेरेंट कैडर में कम से कम 9 ईयर की सर्विस कंप्लीट करने पड़ेगी, अब वो कहीं पे भी डेपुटेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। पहली कंडीशन ये है। दूसरा, वो विजिलेंस एंगल से क्लियर होना चाहिए, मतलब विजिलेंस केस उसके ऊपर कोई ना चल रहा, विजिलेंस एंगल से वो क्लियर होना चाहिए। और तीसरा, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वो जाना चाह रहा है डेपुटेशन के लिए, ठीक है, लास्ट 5 इयर्स में उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसकी कोई डीलिंग न रही, ठीक है। ये 3 कंडीशन फुलफिल होने के बाद ही कोई डेपुटेशन के लिए एलिजिबल होता है, डेपुटेशन पे वो अप्लाई कर सकता है। पहला, उसकी कम से कम 9 इयर्स की सर्विस कंप्लीट हो गई हो। दूसरा, वो विजिलेंस एंगल से क्लियर हो और जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो जाना चाह रहा है डेपुटेशन पे, लास्ट 5 ईयर में उस ऑर्गेनाइजेशन को उसने डील न किया, ठीक है, ये चीज है। अगली बात जो एक और बताई गई है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी इंटायर सर्विस में मैक्सिमम 7 इयर्स तक ही डेपुटेशन पे रह सकता है,
अब नॉर्मल रूल ये है कि अपनी इंटायर सर्विस में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय मैक्सिमम 7 इयर्स तक ही डेपुटेशन पे रह सकता है, ठीक है। लेकिन वही है, इसको भी रिलैक्स करने की पावर कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास होती है। तो नॉर्मली इसमें भी बहुत सारे कई एम्प्लॉयज को आपने देखा होगा, वो बार बार डेपुटेशन पे जाते रहते हैं। तो वो क्या होता है, कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी रिलैक्स कर करके उसको जो है कि डेपुटेशन पे भेज सकते, ठीक है, ये चीज। अब जो ये कंडीशन है 9 इयर्स की सर्विस की जो कंडीशन है, इसमें भी सर्टेन केस में रिलैक्सेशन मिल सकता है। जो हमने पढ़ा ना कि 9 इयर्स की सर्विस कंप्लीट होने के बाद ही कोई डेपुटेशन पे जा सकता है, ठीक है। इसमें भी रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। रिलैक्सेशन मिनिस्टर की अप्रूवल से होगा। पहली बात, रिलैक्सेशन कब दिया जाएगा, अगर कोई डेपुटेशन की जो पोस्ट है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में या J&K में या अंडमान निकोबार में या लक्षद्वीप में निकली है या लद्दाख में। अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय डेपुटेशन पे जो जाना चाह रहा है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में जाना चाह रहा है या J&K में या अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप या लद्दाख में, ऐसे में 7 इयर्स की सर्विस कंप्लीट होने पे भी वो डेपुटेशन के लिए इन सारे स्टेट्स के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है, ये चीज। अगली रिलैक्सेशन देगी कि इन्हीं स्टेट्स में अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहे तो वो स्पाउस ग्राउंड पे डेपुटेशन के लिए अप्लाई कर सकता है, तो उसकी मिनिमम 6 इयर्स की सर्विस होनी चाहिए, ठीक है। ये रिलैक्सेशन मिनिस्टर की अप्रूवल से उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिया जा सकता है। मतलब कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में J&K, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप या लद्दाख के किसी भी ऑफिस में डेपुटेशन अप्लाई करना चाहता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिस हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिस हो या कोई फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो वो 7 इयर्स की उसकी सर्विस कंप्लीट हो गई तो वो डेपुटेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन इन्हीं स्टेट के किसी भी ऑफिस में उसका स्पाउस काम कर रहा है और उस स्पाउस ग्राउंड पे वो डेपुटेशन अप्लाई करना चाहता है, तो उसका कम से कम 6 साल की सर्विस होनी चाहिए, उसके बाद वो जा सकता है। एक और बात जो बात बोली गई है कि डेपुटेशन पे किस तरह के पोस्ट पे डेपुटेशन पे जाया जा सकता है। सेम लेवल के पोस्ट पे डेपुटेशन पे जाया जा सकता है, हायर पोस्ट पे जाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन लोअर पोस्ट पे डेपुटेशन अलाउड नहीं। ध्यान रखने वाली बात है कि लोअर पोस्ट पे डेपुटेशन अलाउड नहीं है, लेकिन इसका भी एक्सेप्शन हम पढ़ेंगे। जो सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के तहत, जो आपने मिनिस्ट्री में देखा होगा, जो डायरेक्टर, ज्वाइंट सेक्रेटरी, ये सब जो है जो सिविल सर्विस के एम्प्लॉय होते हैं, जो अपने कैडर में काम करते रहते हैं, और उनको जब सेक्रेटरिएट कैडर में डेपुटेशन पे बुलाया जाता है तो उनके लिए अलग पॉलिसी बनाई गई है, सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम। इसमें लोअर पोस्ट पे डेपुटेशन अलाउड है, ठीक है। तो केवल सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के तहत लोअर पोस्ट पे डेपुटेशन अलाउड है, बाकी किसी भी अदर देन सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम लोअर पोस्ट पे डेपुटेशन अलाउड नहीं होता है। सेम लेवल के पोस्ट पे डेपुटेशन पे जा सकते हैं या हायर लेवल के पोस्ट पे डेपुटेशन पे जा सकते हैं, ठीक है, ये चीज। अगला रूल है ओवर स्टेल के बारे में, कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय का अगर डेपुटेशन का पीरियड कंप्लीट हो गया और उसको एक्सटेंशन फर्दर मिला नहीं और अभी भी वही टिका हुआ है, वापस अपने पेरेंट कैडर में नहीं आ रहा है, तो क्या एक्शन उसके ऊपर लिए जा सकते, ठीक है। सबसे पहली बात जो ये बोली गई है कि जैसे ही उसका टेन्योर एक्सपायर होगा, उसको वहां से रिलीव करने की जरूरत नहीं होगी, वो डीम्ड रिलीव हो जाएगा। पहली बात कि वो वहां से रिलीविंग का इंतजार नहीं करेगा, उसका टेन्योर जैसे ही कंप्लीट हुआ वो डीम्ड रिलीव माना जाएगा, और डीम्ड रिलीव माना जाएगा तुरंत उसे आकर के अपने पेरेंट कैडर में रिपोर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर सपोज करो वो नहीं आ रहा है, ओवर स्टे कर रहा है वहीं पे अभी भी, या तो उसका एक्सटेंशन का मामला चल रहा हो उसके इंतजार में, या किसी भी वजह से अगर आया ही नहीं, तो ऐसे केस में क्या होगा, जितने दिन तक वो ओवर स्टेल पे रहेगा वो पूरा का पूरा पीरियड नॉन क्वालिफाइंग सर्विस की तरह ट्रीट किया जाएगा। पेंशन के लिए,
ग्रेचुटी के लिए, इंक्रीमेंट के लिए, हर जगह जहां क्वालिफाइंग सर्विस के आधार पर बेनिफिट दिया जाता है वो पूरा का पूरा पीरियड जो है कि नॉन क्वालिफाइंग माना है। दूसरा, इस ओवर स्टेल के पीरियड में अगर उनका इंक्रीमेंट ड्यू है, इंक्रीमेंट साल में 2 बार लगते हैं, 1 जुलाई 1 जनवरी को, ये ओवर स्टेल का पीरियड अगर उस बीच में पड़ रहा है, ठीक है, तो ऐसे केस में इनका जो इंक्रीमेंट है वो डिफर कर दिया जाएगा। और गजब की बात यह है कि डिफर्ड विथ क्यूमुलेटिव इफेक्ट, मतलब ये आगे के भी इंक्रीमेंट को डिफर करता चला जाएगा। उनका प्रेजेंट इंक्रीमेंट तो डिफर होगा ही होगा और ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट के साथ होगा, मतलब आगे के भी जो है कि उनके इंक्रीमेंट को डिफर कर दे, ठीक है। और तीसरा, उनके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग भी चलाई जा सकती है। तो काफी स्ट्रिक्ट प्रोविजन गवर्नमेंट की तरफ से बनाया। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको बोलते हैं डेपुटेशन ड्यूटी अलाउंस, जिसको शॉर्ट भाषा में हर कोई डेपुटेशन अलाउंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। शॉर्ट में हम इसको डीडीए बोलते हैं, डेपुटेशन ड्यूटी अलाउंस। इसका रूल क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे सवाल अक्सर आते हैं। सबसे पहली बात, डेपुटेशन ड्यूटी अलाउंस की कुछ खास बातें जानना जरूरी है। पहला क्या है, जब हम पे फिक्सेशन में स्पेशल पे की डिफिनीशन पढ़ेंगे, ठीक है, FR 9 में दिया है, 925 में स्पेशल पे की डिफिनीशन दी गई। स्पेशल पे होता क्या है? स्पेशल पे क्या होता है कि जो किसी भी पोस्ट से अटैच होता है, जैसे जो कैशियर होता है, जब वो कैश का काम करता है तो उसे कैश हैंडलिंग अलाउंस मिलता है, वो उस पोस्ट से अटैच है तो उस कैश हैंडलिंग अलाउंस को स्पेशल पे बोला जाता है। NPA स्पेशल पे है ये, ठीक है। तो डेपुटेशन ड्यूटी अलाउंस भी FR 925 के तहत एक स्पेशल पे माना जाता है, ठीक है। पहली बात जो जानने वाली बात ये है। दूसरी बात, डेपुटेशन अलाउंस मिलेगा कब? जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहीं पर भी डेपुटेशन के लिए अप्लाई करता है, मतलब डेपुटेशन पे जब वो अपॉइंट होता है तो उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं पे फिक्सेशन के। पहला, वो चाहे तो अपने पेरेंट कैडर की पे ले ले, मतलब पेरेंट कैडर में वो जिस पे वो अपॉइंट था, वो उस पे को डेपुटेशन की पोस्ट पे भी वही पे ड्रॉ करे, या डेपुटेशन के पोस्ट पे जहां अपॉइंट हुआ है, ठीक है, उसकी पे ले ले, ये ऑप्शन होता है उसके पास। या तो वो पेरेंट कैडर में जो पे ड्रॉ कर रहा था वही पे आगे भी कंटिन्यू ड्रॉ करता रहे, या जिस भी डेपुटेशन की पोस्ट पे वो अपॉइंट हुआ है उस पोस्ट के इक्विवेलेंट जो पे उसकी बनेगी वो ले ले, ठीक है। अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय डेपुटेशन पे गया और बोला कि मुझे पेरेंट कैडर की पे ड्रॉ करनी है, ऐसे केस में ही उसको केवल डेपुटेशन अलाउंस मिलेगा। अगर वो कहता है कि मुझे डेपुटेशन के पोस्ट की पे चाहिए, ऐसे केस में उसे कभी भी डेपुटेशन अलाउंस नहीं मिलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो नॉर्मली इस ऑप्शन को लोग चूज कब करते हैं, मैंने यहां पे बताया ना कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेम पे लेवल पे भी जा सकता है, हायर पोस्ट पे भी जा सकता है, ठीक है। तो जब वो सेम पे लेवल पे जाता है तो हम जब अगली क्लास में पे फिक्सेशन रूल पढ़ेंगे तो जो वो पे ड्रॉ कर रहा था पेरेंट कैडर में, वही पे वो डेपुटेशन की पोस्ट पे भी ड्रॉ करेगा, क्योंकि पे लेवल सेम है। तो ऐसे में अगर वो ऑप्शन दे देगा कि मुझे डेपुटेशन पोस्ट की पे चाहिए, तो पे तो वही रहेगा, उसका डेपुटेशन अलाउंस का लॉस हो जाएगा। इसीलिए वो कहता है कि मुझे पेरेंट कैडर की पे चाहिए, क्योंकि दोनों की पे सेम ही रहेगी, ठीक है। तो ऐसे केस में वो सेम पे डेपुटेशन अलाउंस उसको मिलता है। या अगर वो हायर पोस्ट पे गया, ठीक है, लेकिन हायर पोस्ट पे उसका जब अपॉइंटमेंट हुआ और उसका जब पे फिक्सेशन हुआ, उसमें जो इंक्रीज है वो डेपुटेशन अलाउंस से कम इंक्रीज है, तो ऐसे केस में वो क्या कहेगा कि मुझे पेरेंट कैडर की पे दे दो और मुझे डेपुटेशन अलाउंस दे दो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो उसको बेनिफिशियल लगेगा वो वैसा करेगा। तो नॉर्मली जब सेम कैडर की सेम पे लेवल की पोस्ट पे लोग डेपुटेशन पे जाते हैं, तब ये ऑप्शन अप्लाई करते हैं कि मुझे पेरेंट कैडर की पे दे दीजिए, और ताकि उनको डेपुटेशन अलाउंस मिल सके, ठीक है, ये चीज है।
दूसरा, डेपुटेशन का टेन्योर चाहे जितना हो, वो ओनली अप टू 5th ईयर तक ही डेपुटेशन ड्यूटी अलाउंस मिलता है। ठीक है, अगर कोई 7 साल तक, 6 साल तक, 8 साल तक डेपुटेशन पे है तो हमेशा वो डेपुटेशन अलाउंस उसको नहीं मिलेगा। उसके डेपुटेशन के 5th ईयर तक ही उसको डेपुटेशन अलाउंस केवल मिलता है। ठीक है, अब मेन जो इंपॉर्टेंट बात है, रेट ऑफ डेपुटेशन अलाउंस। कि ये होता क्या है, किस रेट से मिलेगा उसको। तो डेपुटेशन अलाउंस का रेट क्या होता, ये दो तरीके का रेट हुआ है। अगर विद इन सेम स्टेशन पे वो डेपुटेशन पे गया है तो अलग रेट है। ठीक है, और अगर वो आउट स्टेशन डेपुटेशन पे है तो अलग रेट। सेम स्टेशन क्या होता है, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। जो सेम स्टेशन पे डेपुटेशन पे गया तो उसका जो डेपुटेशन अलाउंस होगा वो पेरेंट कैडर की पोस्ट के पे जो वो बेसिक पे ड्रॉ कर रहा है, ठीक है, तो 5% ऑफ बेसिक पे, ठीक है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ ₹5,625। ठीक है, और अगर वो आउट स्टेशन डेपुटेशन पे गया है तो जो उसका डेपुटेशन अलाउंस होगा वो 10% ऑफ बेसिक पे। लेकिन इस पे भी मैक्सिमम सीलिंग है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ ₹11,250, इसका डबल हो जाता है। ठीक है, अब ये बेसिक पे कहां का लिया जाएगा, पेरेंट कैडर का। क्यों, क्योंकि यहां पे हमने पढ़ा ना कि जब वो पेरेंट कैडर की पे ड्रॉ करेगा तभी उसको डेपुटेशन अलाउंस मिले। तो पेरेंट कैडर में जो उसकी पे है उसके आधार पे अगर सेम स्टेशन पे वो डेपुटेशन पे है तो उसके बेसिक पे का 5% उसको डेपुटेशन अलाउंस मिलेगा, लेकिन उस पे भी मैक्सिमम सीलिंग ये रहेगी। आउट स्टेशन में डेपुटेशन पे है तो पेरेंट कैडर की पे जो बेसिक पे है उसके 10% के बराबर उसको डेपुटेशन अलाउंस मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम सीलिंग ये रहेगी। लेकिन एक बात जो बोली गई है कि इस बेसिक पे में कोई भी उसका अगर पर्सनल पे है या उस पोस्ट पे स्पेशल पे है या एनपीए है, मतलब पेरेंट कैडर में अगर वो पर्सनल पे ड्रॉ करता था या स्पेशल पे ड्रॉ करता था या एनपीए ड्रॉ करता था, ये सारी चीजें काउंट नहीं की जाए। ठीक है, डेपुटेशन अलाउंस ओनली बेसिक पे काउंट किया जाता है, उसके पर्सनल पे या स्पेशल पे या उस पोस्ट पे उसे एनपीए मिलता था उस पे काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, ये चीज। अब जानते हैं कि ये सेम स्टेशन की मीनिंग क्या होती है, व्हाट इज सेम। एक चीज और छूट गई, ये जो मैक्सिमम सीलिंग है 5,625 की, ये 11,250 की, ठीक है, ये जैसे ही डीए, ठीक है, 50% इंक्रीज करता है, एवरी 50% इंक्रीज होने पे डीए पे ये जो सीलिंग है ये 5% 10% ही रहेगा, ये जो सीलिंग है इसमें 25% का इंक्रीज हो जाएगा। रिसेंटली जब डीए 50% क्रॉस किया तो जो है कि 25% इंक्रीज करके ये रेट आपको पढ़ाया जा रहा है। लेकिन सपोज करिए कि डीए 100% या उसके ऊपर चला जाएगा तो इसमें और इसमें दोनों में फिर 25% का इंक्रीज हो जाएगा इस सीलिंग। ठीक है, ये बात भी ध्यान देने वाली बात है। अब आते हैं कि सेम स्टेशन का मीनिंग क्या है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जहां पे पहले पोस्टेड था जिस स्टेशन पे, उसी स्टेशन पे अगर वो अब डेपुटेशन पे पोस्ट हो गया है तो इसको सेम स्टेशन माना जाएगा। दूसरा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो पहले हेडक्वार्टर था अब वो डेपुटेशन पे गया, लेकिन इसकी वजह से उसके हेडक्वार्टर में कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब सेम हेडक्वार्टर में अगर वो पोस्टेड है, ठीक है, तो इसे भी सेम स्टेशन ही माना जाए। ठीक है, या गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो पुराना हेडक्वार्टर था वो इसके अर्बन एग्लोमरेशन में अगर पोस्ट हुआ है तब भी उसे सेम स्टेशन ही माना जाएगा। ठीक है, तो पहला कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिस स्टेशन पे पोस्टेड है उसी स्टेशन पे वो डेपुटेशन पे चला गया, सेम स्टेशन। या गवर्नमेंट एम्प्लॉय का स्टेशन तो चेंज हुआ लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का हेडक्वार्टर अभी भी वही है तो भी सेम स्टेशन। या गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो पुराना हेडक्वार्टर था उसके अर्बन एग्लोमरेशन में भी अगर उसकी पोस्टिंग हो गई है तो इसे भी सेम स्टेशन ही माना जाए।
अर्बन एग्लोमरेशन क्या होता है, टीए रूल में इसके बारे में बहुत डिटेल में बात की गई है। ठीक है, ये चीज। अगली एक और इंपॉर्टेंट बात है जो कई बार सवाल इससे पूछा जा चुका है, मैक्सिमम लिमिट। कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो बेसिक पे प्लस डेपुटेशन अलाउंस, ये दोनों मिलाकर के कभी भी 2,25,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। ध्यान रखने वाली बात कि उसका बेसिक पे और डेपुटेशन अलाउंस मिलकर के कभी भी 2,25,000 से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर इससे ज्यादा हो रहे हैं तो उसे डेपुटेशन अलाउंस मिलेगा ही नहीं। ठीक है, ये 2,25,000 पे होता किसका है, जो एपेक्स लेवल का जो पे होता है वो होता है। एपेक्स लेवल माने पे लेवल 17। पे लेवल 17 में जो ऑफिसर्स होते हैं, नॉर्मली जो सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर होते हैं वो पे लेवल 17 एपेक्स लेवल में अपॉइंट होते हैं। उनका जो बेसिक पे होता है 2,25,000 होता है। लेकिन कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर बेसिक पे भी ड्रॉ कर रहा है, डेपुटेशन अलाउंस भी ड्रॉ कर रहा है और अगर एनपीए भी ड्रॉ कर रहा है, तो ये तीनों मिलाकर के कभी भी उसके 2,37,500 से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, दोनों सीलिंग इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जा चुका है इससे। अब ये जो 2,37,000 पे आया कहां से, एपेक्स पे की लेवल की पे लिया गया, प्लस जो लेवल 18 में जो कैबिनेट सेक्रेटरी की जो पे होती है जो 2,50,000 होती है, एपेक्स लेवल की पे 2,25,000। ठीक है, इन दोनों का एवरेज निकाला गया है, तो ये एवरेज जो है ये ए आया है। तो कभी भी आपसे डायरेक्ट वैल्यू पूछ सकता है या आपको इस तरीके से उलझा सकता है। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि बेसिक पे और डेपुटेशन अलाउंस मिलके कभी भी 2,25,000 से ज्यादा नहीं हो सकती। और 2,25,000 क्या है, एपेक्स लेवल की जो पे होती है वो। बेसिक पे, डेपुटेशन अलाउंस और एनपीए मिलकर के कभी भी 2,37,500 से ज्यादा नहीं हो सकती। ये 2,37,500 क्या है, एपेक्स लेवल की पे प्लस कैबिनेट सेक्रेटरी की पे का दोनों का ये एवरेज है। ठीक है, ये चीज है। ये तो हो गया अब इनके रेट की बात। अब जैसा कि हमने पढ़ा कि डेपुटेशन अलाउंस मिलता कब है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब ऑप्ट करता है कि मुझे पेरेंट कैडर की पे चाहिए। अब अगर पेरेंट कैडर की पे में किसी तरह का चेंज होता है, उसको वहां पे प्रोफार्मा प्रमोशन मिल गया, पेरेंट कैडर में उसको नॉन फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिल गया, एमएससीपी मिल गई, एनएफएसजी मिल गई, तो क्या होगा, उस हिसाब से पेरेंट कैडर की पे चेंज हो जाएगी ना, तो अकॉर्डिंगली डेपुटेशन अलाउंस भी चेंज होना चाहिए। तो वही हमें देखना है कि अगर उसे पेरेंट कैडर में फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिला ऑन फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन में क्या क्या हो सकता है, एनएफयू नॉन फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, एमएससीपी या एनएफएसजी, किसी तरह का फाइनेंशियल अपग्रेडेशन इन पेरेंट कैडर। ठीक है, तो पेरेंट कैडर में अगर किसी तरीके का फाइनेंशियल अपग्रेडेशन हो गया और वो पेरेंट कैडर की पे ड्रॉ कर रहा है, ऐसे केस में उसका डेपुटेशन अलाउंस पे क्या इंपैक्ट होगा, वो चीज हमें देखना है। इसके लिए अगर ये अपग्रेड करके अप टू लेवल 13A तक अगर उसका अपग्रेडेशन हुआ है तो अलग रूल है। जो कैडर में जो अपग्रेडेशन हुआ है, अगर वो अपग्रेडेशन अप टू लेवल 13A तक है तो अलग रूल, लेकिन वही अपग्रेडेशन लेवल 14 एंड एबव का हो गया है कैडर में, तब उसके लिए अलग रूल। देखते हैं क्या है। अगर पेरेंट कैडर में जो उनका अपग्रेडेशन हुआ वो लेवल 13A तक का है, तो ऐसे केस में क्या होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो डेपुटेशन पे जो डेपुटेशन ड्यूटी अलाउंस दिया जाएगा, डेपुटेशन अलाउंस जो दिया जाएगा वो बिफोर अपग्रेडेशन जो उनका पे था, बिफोर अपग्रेडेशन मतलब ये जो उनको एनएफयू या एमएससीपी इन सब की वजह से जो अपग्रेडेशन मिला, उसके पहले जो उनका पे था, ठीक है, इस बेसिक पे के आधार पे उनको डेपुटेशन ड्यूटी अलाउंस दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, वो उनका अपग्रेडेशन हो गया पेरेंट कैडर में, उन्होंने ऑप्ट किया कि मुझे पेरेंट कैडर की पे चाहिए।
जब वो डेपुटेशन पे है तो इनका जो डेपुटेशन में जो पे फिक्स होगा वो अपग्रेडेशन के हिसाब से होगा। ठीक है, मतलब एक तरीके से जो कैडर में अपग्रेडेशन हुआ है तो उनके बेसिक पे में वो अपग्रेडेशन ऐड किया जाएगा, बेसिक पे में उनको अपग्रेडेशन का बेनिफिट दिया जाएगा। ठीक है, कैडर में उनको अपग्रेडेशन मिला, अपग्रेडेशन के बाद उनका पे फिक्सेशन होगा और वही पे वो अपने डेपुटेशन के पोस्ट पे ड्रा। लेकिन जो उनको ड्यूरिंग डेपुटेशन अब डेपुटेशन अलाउंस दिया जाएगा वो इस पे फिक्सेशन पे नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये पे फिक्सेशन अपग्रेडेशन को इंक्लूड करता है। इसके आधार पर उनकी बाकी सारी अलाउंसेज कैलकुलेट की जाएंगी, उनका एचआरए, डीए, ये सब इस पे कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन उनका जो डेपुटेशन अलाउंस किया जाएगा कैलकुलेट, वो अपग्रेडेशन के पहले उनका जो बेसिक पे था उसके आधार पे कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। और जो एनुअल इंक्रीमेंट जो उनको मिलता रहेगा कैडर में, तो बेसिक पे इस पे भी उनको एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा, इसके आधार पे वो डेपुटेशन की पोस्ट पे ड्रॉ करेंगे। और ये जो अपग्रेडेशन से पहले का जो पे था इस पे भी उनको नोशनल इंक्रीमेंट मिलता रहेगा। ठीक है, और डेपुटेशन पे जब तक रहेंगे पे और अदर अलाउंसेज इस अपग्रेडेड पे के आधार पे वो ड्रॉ करेंगे, लेकिन डेपुटेशन ड्यूटी अलाउंस अपग्रेडेशन के पहले जो पे रहेगा उस पे। ठीक है, एकदम क्लियर कट चीजों को समझिएगा। लेकिन अगर अपग्रेडेशन लेवल 14 एंड एबव का हो गया, ऐसे केस में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसको ऑप्शन दिया जाएगा। क्या ऑप्शन दिया जाएगा कि वो जो अपग्रेडेड पे है कैडर की वो ड्रॉ कर ले विदाउट डेपुटेशन अलाउंस, या जो है वो बेसिक पे विदाउट अपग्रेडेशन, बेसिक पे बिफोर अपग्रेडेशन, विथ डेपुटेशन अलाउंस। इसको समझिए फर्क इनका। यहां पे मैंने क्या बताया, लेवल 13A तक का अगर उनका अपग्रेडेशन है तो डेपुटेशन पे उनको जो पे मिलेगा उस पे में अपग्रेडेशन इंक्लूड करके उनका पे फिक्स किया जाएगा। लेकिन डेपुटेशन अलाउंस जो होता है वो बिना अपग्रेडेशन के, अपग्रेडेशन से पहले उनका जो पे था उसके आधार पर मिलेगा। ठीक है, लेकिन डेपुटेशन पे जो वो पे ड्रॉ कर रहे हैं वो विथ अपग्रेडेड पे ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे ही लेवल 14 एंड एबव में उनका अपग्रेडेशन होगा तो उनको ऑप्शन दिया जाएगा, या तो आप अपने पेरेंट कैडर की अपग्रेडेड पे ड्रॉ कर लीजिए और ऐसे केस में आपको डेपुटेशन अलाउंस मिलेगा ही। यहां पे अपग्रेडेड पे के साथ साथ डेपुटेशन अलाउंस मिल रहा है, लेकिन डेपुटेशन अलाउंस अपग्रेडेड पे नहीं मिल रहा है, बस इतनी बात। यहां पे सीधी सी बात है कि अपग्रेडेड पे अगर आप ऑप्ट करते हो पेरेंट कैडर का तो वो दे देंगे, लेकिन आपको डेपुटेशन अलाउंस नहीं दे। या आप अपग्रेडेशन से पहले का बेसिक पे भी ड्रॉ करिए डेपुटेशन पे, तब आपको अपग्रेडेशन से पहले का बेसिक पे आपको मिलेगा प्लस उस पर डेपुटेशन अलाउंस मिलेगा। दोनों में फर्क है, इसीलिए अलग अलग चीजों को बताया गया है। ठीक है, ये चीज है। अब अगर वही कि अगर किसी को पेरेंट कैडर में प्रोफार्मा प्रमोशन मिल गया तो प्रोफार्मा प्रमोशन मैंने पढ़ाया है एफआरएसआर की सीरीज में। तो ऐसे केस में उनका डेपुटेशन अलाउंस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इसमें भी दो कैटेगरी। अगर प्रोफार्मा प्रमोशन अप टू लेवल 13A है तो अलग रूल है, एंड लेवल 14 एंड एबव वालों के लिए अलग रूल है। लेवल 14 एंड एबव वाले के लिए तो सेम यही रूल है, क्योंकि प्रोफार्मा प्रमोशन उनको कैडर में मिला तो पे क्या होगा, अपग्रेड हो जाएगा। तो उनके पास ऑप्शन है, या तो कैडर की अपग्रेडेड पे ले लो डेपुटेशन अलाउंस बंद, या प्रोफार्मा प्रमोशन के पहले की पे ले लो और उस पर डेपुटेशन अलाउंस ले लो। ये सेम है, इसमें थोड़ा सा चेंज है। उनका जो प्रोफार्मा प्रमोशन हुआ है, ठीक है,
आफ्टर प्रोफार्मा प्रमोशन, आफ्टर प्रोफार्मा प्रमोशन, ठीक है, अब जो है, जो उनका पे लेवल है, अगर वो उनके एक्स कैडर पोस्ट के पे लेवल से ज्यादा हो, ठीक है, मान लो वो लेवल 12 से लेवल 12 पे आए थे डेपुटेशन पे, ठीक है, लेवल तो सेम लेवल के पोस्ट पे आए थे, कैडर में उनको मिल गया प्रोफार्मा प्रमोशन और यहां पे अब चले गए वो लेवल 13 में, ठीक है, तो क्या हो गया, उनका जो प्रोफार्मा प्रमोशन के बाद का जो पे लेवल है, अब उनके एक्स कैडर के पोस्ट जो लेवल 12 है उसके पे लेवल से हाई हो गया, ठीक है। ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में वो पे तो लेवल 13 की ड्रॉ करेंगे, ठीक है, लेकिन जो डेपुटेशन अलाउंस जो वो ड्रॉ करेंगे, ठीक है, वो बिफोर प्रोफार्मा प्रमोशन जो उनका पे था, ठीक है, उस पे ड्रॉ करें, ठीक है। लेकिन आफ्टर प्रोफार्मा प्रमोशन भी अगर उनका पे लेवल जो अभी भी हुआ है, ठीक है, या तो वो इक्वल है या लेस देन एक्स कैडर पोस्ट है, ठीक है, तो ऐसे केस में उनको जो डेपुटेशन अलाउंस दिया जाएगा ऐसी सिचुएशन में, ठीक है, वो उस बेसिक पे पे दिया जाएगा जो उनको प्रोफार्मा प्रमोशन के बाद बेसिक पे फिक्स हुआ है। दोनों में डिफरेंस समझिए, मैंने बताया लेवल 12 से लेवल 12 में वो डेपुटेशन पे गए थे, ठीक है, सेम लेवल की पोस्ट में जा सकते हैं, अब उनको कैडर में प्रमोशन मिल गया लेवल 13 का, उन्होंने प्रोफार्मा प्रमोशन ले भी लिया, ठीक है, अगर ऐसी केस में अगर प्रोफार्मा प्रमोशन के बाद जो उनका पे लेवल है वो उनकी एक्स कैडर की जो पोस्ट है उसके पे लेवल से अगर वो हाई है, ज्यादा है, तो उनको जो डेपुटेशन अलाउंस मिलेगा वो प्रोफार्मा प्रमोशन के पहले, मतलब बिना प्रोफार्मा प्रमोशन के उनका जो बेसिक पे था उसके आधार पर डेपुटेशन अलाउंस मिलेगा, और इसी पे उनको एनुअल इंक्रीमेंट लगता रहेगा और इसी पे उनको डेपुटेशन अलाउंस मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर उनका पे लेवल प्रोफार्मा प्रमोशन के बाद या तो एक्स कैडर पोस्ट के बराबर हो गया है या अभी भी कम, तो ऐसे केस में जो डेपुटेशन अलाउंस दिया जाएगा प्रोफार्मा प्रमोशन का बेनिफिट देने के बाद जो उनका पे फिक्स हुआ है कैडर में, इस पे के आधार पे दिया जाएगा, ठीक है, ये एकदम क्लियर रहिएगा। लेकिन वही मैंने बताया कि लेवल 14 एंड एबव में अगर प्रोफार्मा प्रमोशन हुआ तो यही वाला ऑप्शन उनको रहेगा, वो जैसा चूज करना चाहे वो वैसा चूज कर सकते हैं। एक बात और है, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो डेपुटेशन पे गया था, डेपुटेशन पे गया, सेम स्टेशन होगा या आउट स्टेशन, जहां पे भी गया उसके हिसाब से उनको रेट फिक्स करके उनको डेपुटेशन अलाउंस दिया जा रहा है, जहां पे डेपुटेशन पे गए उस ऑर्गेनाइजेशन ने उनका ट्रांसफर कर दिया, जरूरत पड़ने पे वो कर भी सकता है, ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर भी अगर होने के बाद अभी भी पेरेंट कैडर से अगर वो सेम स्टेशन पे है तो डेपुटेशन अलाउंस में कोई रिवीजन नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ट्रांसफर होने के बाद अब वो पेरेंट कैडर की तुलना में आउट स्टेशन पे हो गए तो उनका फिर क्या होगा, वो 10% वाला मतलब डेपुटेशन अलाउंस अब उनको रिवाइज होकर के मिलेगा, अब इनके ऊपर 10% वाला रूल लागू हो जाएगा, ठीक है, ये चीज। अगली बात जो एक और बोली गई है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर डेपुटेशन पे गया और वहीं पे रिटायर हो गया, पेंशन रूल अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय डेपुटेशन पे है और डेपुटेशन की जो पे ड्रॉ कर रहा है वही उसका पेंशन और ग्रेचुटी के लिए इमोलमेंट्स होता है, ठीक है, लेकिन डेपुटेशन पे है और डेपुटेशन अलाउंस ड्रॉ कर रहा है तो पेंशन और ग्रेचुटी के लिए जो इमोलमेंट्स फिक्स किया जाता है उसमें डेपुटेशन अलाउंस को नहीं शामिल किया जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। एक चीज और, अगर कोई ऐसा एरिया है, ठीक है, जो बहुत ही आर्डुअस नेचर का है, ठीक है, या बहुत ही अनअट्रैक्टिव कंडीशन का है, मतलब वहां लाइफ बहुत थोड़ी कठिन है, ठीक है, ऐसे केस में कोई एरिया है तो वहां पे स्पेशल डेपुटेशन अलाउंस भी
गवर्नमेंट एम्प्लॉय के द्वारा सैंक्शन किया जा सकता है। स्पेशल रेट ऑफ डेपुटेशन अलाउंस, मतलब ये 5% 10% वाला नहीं, दूसरा स्पेशल। ठीक है, तो ऐसे में वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब तक वहां पे रहेगा वो इसी रेट से जो है कि स्पेशल डेपुटेशन अलाउंस जो है कि वो ड्रॉ करता रहेगा। ठीक है, ये चीज है। अगली लास्ट बात यहीं पे देख लेते हैं कि डेपुटेशन का जो नॉर्मल टेन्योर होता है, अगर उस टेन्योर से पहले प्री मैच्योर रिपेट्रिएशन अगर कोई चाहता है, मतलब डेपुटेशन का टेन्योर पूरा होने से पहले अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहता है कि मैं अपने पेरेंट कैडर में वापस आ जाऊं किसी भी ग्राउंड पे, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय अब 3 महीने की नोटिस दे करके और एक जेन्युइन ग्राउंड दे करके वो अपने पेरेंट कैडर में वापस आ सकता है। या वो एक्स कैडर खुद चाहता है कि नहीं, ये नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सही से परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो वो खुद 3 महीने की नोटिस दे करके उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को उसके कैडर में उसको रिपेट्रिएट कर सकता है। ठीक है, ये चीज, ये थी डेपुटेशन की बेसिक बातें। ठीक है, अभी हमें पढ़ना है डेपुटेशन पे फिक्सेशन कैसे होता है। ठीक है, तो यहां था, ये पूरा फाउंडेशन है डेपुटेशन का, एक एक प्रोविजन इंपॉर्टेंट है, बड़ा क्लियर करके एक एक चीजों को बताया गया है, इसको आप देख लीजिएगा। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, डेपुटेशन पे फिक्सेशन कैसे होता है वो चीज हम पढ़ें। ठीक है, ओके।